लोगों के द्वारा कोर्ट में फॉल्स एविडेंस और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स को फाइल किए जाने से सभी परेशान रहते हैं, लेकिन विरोधी पक्ष के खिलाफ एक्शन लेने में जिसने ये फॉल्स एविडेंस और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं उसके खिलाफ एक्शन लेने में 340 सीआरपीसी के पूरे कानून में बहुत झंझट है, बहुत पेच है। आज की वीडियो में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। पहला पॉइंट है फॉल्स एविडेंस या फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, मतलब झूठे बयान या फर्जी दस्तावेजों पर कोर्ट में कार्रवाई कैसे शुरू होती है। दूसरा पॉइंट है किन किन मामलों में 340 सीआरपीसी लगेगी और किन किन में नहीं लगेगी। तीसरा पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट बताया है और उस टेस्ट के मुताबिक क्या केवल झूठ बोल देने भर से या सिर्फ मना कर देने भर से किसी पार्टी के किसी पक्ष के ऊपर 340 की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। चौथा पॉइंट है प्लीडिंग्स में झूठा एलिगेशन लगा देने से या जो सच्चा एलिगेशन लगाया गया है उसको डिनाई कर देने से, क्या ऐसा कर देने से भी 340 सीआरपीसी लग जाएगा। और अंतिम बिंदु पांचवा है सामान्य जन या यंग एडवोकेट्स इस बात को कैसे पहचान पाएंगे कि कोई केस 340 सीआरपीसी के दायरे में आता है या नहीं आता है। अब हम देखते हैं कि कोर्ट में झूठे बयान और डॉक्यूमेंट्स का फर्जीवाड़ा कैसे किया जा रहा है। 2025 की एक सुबह थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था, जेम्स कुंजवाल वर्सेस स्टेट। इस केस में यह फैसला उन हजारों मामलों के लिए एक मिसाल बन जाने वाला था जिनमें अदालत के सामने झूठे बयान दिए जाते हैं या फर्जी डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए जाते हैं। यह उन लोगों के लिए भी गाइड बन जाने वाला था जो हर केस में एक 340 की एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं कि चलो इससे और कुछ नहीं होगा तो मेरा विपक्षी परेशान तो हो ही जाएगा। इस जेम्स कुंजवाल वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हर झूठा बयान 340 सीआरपीसी की कार्रवाई को जन्म नहीं देता। पहले यह देखना होगा कि क्या वह झूठ न्याय की प्रक्रिया को बाधित करने में सक्षम हो पाया है या नहीं हो पाया है, कोर्ट को गुमराह कर पाया है या नहीं कर पाया है। जेम्स कुंजवाल पर यह आरोप था कि उसने अदालत में अपने बयान में सच को छुपाया था, जिससे न्यायालय गुमराह हो गया था। उस केस में पिटिशनर यह चाहता था कि जेम्स कुंजवाल के खिलाफ 340 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई शुरू की जाए। इस मामले में कोर्ट ने कहा, क्या कहा, कुछ बिंदु हैं। पहले बिंदु में कहा कि कार्रवाई शुरू करने से पहले अदालत यह देखेगी कि क्या कथित झूठा बयान जानबूझकर दिया गया था। दूसरी बात, अदालत यह भी देखेगी कि क्या वह बयान न्याय के रास्ते में रोड़ा बना था, उसने कोर्ट को अपने काम से भटका दिया था। और तीसरी बात, इस झूठे एविडेंस के द्वारा क्या ऐसा आचरण किया गया है कि प्रोसिक्यूशन की आवश्यकता सार्वजनिक हित में है। पब्लिक जस्टिस को देखते हुए इस केस में एक्शन लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने कुछ और बातें भी इसमें स्पष्ट की। पहली बात यह थी कि सिर्फ इसलिए कि किसी ने प्लीडिंग्स में गलत तथ्य लिखे हैं तो इससे यह साबित नहीं होता कि प्लीडिंग्स के गलत तथ्यों को लिखने के कारण उसके ऊपर 340 सीआरपीसी की कार्रवाई कर दी जाए। दूसरी बात है कि पार्टी ए ने कोई आरोप लगाया और पार्टी बी ने उसका खंडन कर दिया, तो महज आरोप प्रत्यारोप की स्थिति में भी 340 सीआरपीसी की कार्रवाई लागू नहीं हो पाएगी। तीसरी बात कोर्ट ने कही कि अदालत को यह देखना होगा कि क्या ये तथ्य वास्तव में न्याय के कार्य में बाधा बने हैं, क्या इन्होंने कोर्ट को गुमराह किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह केवल विवाद की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हो कि एक पार्टी ने प्लीडिंग्स में कुछ कहा, दूसरी ने उसको डिनाई कर दिया। इसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी के सेक्शन 195 के बारे में भी कुछ बताया। उन्होंने कहा कि 195 सीआरपीसी में दो धाराएं हैं। धारा 195(1)(b) पार्ट 1, जब कोई व्यक्ति अदालत में झूठा बयान देता है और वह आईपीसी 193, 199 आदि के दायरे में भी आ जाता है। दूसरी इसके अंदर उन्होंने कहा कि इसका दूसरा भाग है 195(1) पार्ट बी पार्ट 2। यह तब लागू होता है जब कोई फर्जी दस्तावेज अदालत में सबूत के रूप में पेश किया जाता है।
जब यह पार्ट 2 वाली धारा लगती है तो यह फोर्जरी के जो दूसरे सेक्शन होते हैं जैसे 463 आईपीसी, 467, 468 या 471 आईपीसी आदि वे भी अपराध जनित होते हैं। इन दोनों ही परिस्थितियों में पुलिस या आम आदमी सीधे एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकता है, क्योंकि यह कोर्ट के भीतर हुआ और कोर्ट की प्रक्रिया के तहत हुआ अपराध है, तो इसको उसी तरीके से डील किया जाएगा जो कानून में लिखा हुआ है और जो 340 सीआरपीसी में दिया गया है। दूसरी बात कोर्ट ने कही कि केवल वही कोर्ट जिसके सामने अपराध हुआ, जिसकी प्रक्रिया के तहत झूठा एविडेंस और फर्जी डॉक्यूमेंट दिया गया, वही कोर्ट एक लिखित शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई शुरू कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा कोर्ट इसमें कोई एक्शन ले पाए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे सेक्शन 340 सीआरपीसी के बाबत बताते हुए बताया कि यह सेक्शन 340 सीआरपीसी अदालत को एक अधिकार देता है कि अगर उसे ऐसा लगता है, अदालत को लगता है कि किसी ने उसके सामने झूठ बोला है, झूठा एविडेंस दिया है या फर्जी डॉक्यूमेंट पेश किया है, तो क्या करेंगे? पहली बात, वह एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। यह प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अनिवार्य नहीं होती, लेकिन कर लेनी चाहिए ताकि उसमें सभी पक्ष कोर्ट के सामने प्रूव हो सके। जेम्स कुंजवाल वाले केस में भी और इससे पहले इकबाल सिंह मारवा वाले केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही थी कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जानी चाहिए, लेकिन अवश्य ही की जाएगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। दूसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वह कोर्ट जिसमें यह सब हुआ है संतुष्ट हो जाए तो वह एक लिखित शिकायत एरिया मजिस्ट्रेट को भेज सकता है। तीसरे चरण के रूप में एरिया मजिस्ट्रेट आईपीसी की जो भी उचित धाराएं हैं उनके तहत उस आरोपी का ट्रायल शुरू करता है जिसके खिलाफ यह कंप्लेंट उस संबंधित कोर्ट में भेजी थी। जिसने यह सब किया था उसके ऊपर आईपीसी की उचित धाराओं में अपने सामने एक ट्रायल चलाएंगे उसको सजा देने के लिए। हमें अपने बहुत सारे व्यूअर्स के पत्र मिले हैं जिनमें उनका दुख है कि एक पूरे दिन की दिहाड़ी आपकी मेंबरशिप लेने में लग जाती है, इसलिए मेंबरशिप फीस को कम किया जाए। अनेक अनुरोध पत्र मिलने पर हमने जुलाई 2025 में की गई अपनी फीस की वृद्धि को स्थगित कर दिया है। जिन मेंबर्स की मेंबरशिप फीस या क्रॉस एग्जामिनेशन आदि की फीस हमारे पास आ गई है, उन मामलों में हम एक्स्ट्रा फीस को अपने क्लाइंट्स की अगली सर्विसेज की फीस में एडजस्ट कर देंगे। हमारे सब मेंबर्स उसी पुरानी कम फीस का लाभ लेते हुए रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 340 सीआरपीसी में कई मानक केसेस डिसाइड किए हैं। हम उन मानक केसेस के बारे में आपको बताते हैं। पहला केस 2005 में इकबाल सिंह मारवा का केस था जो डिसाइड किया गया था और यह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा डिसाइड किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब है कि जो भी लॉ डिसाइड किया गया है वह आने वाली सभी बेंचेस के लिए, सभी कोर्ट्स के लिए बाध्यकारी होगा। उससे बाहर कोई भी कोर्ट जा नहीं पाएगी। तो इस इकबाल सिंह मारवा वाले केस में यह कहा गया था कि यदि दस्तावेज अदालत में पेश हो गया है तो चाहे वह बाहर बना हुआ फर्जी दस्तावेज हो, फिर भी 195 सीआरपीसी लागू होगा। 195 सीआरपीसी लागू होने का मतलब है कि उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई 340 सीआरपीसी में की जाएगी। उसके बाद 2021 में एक दूसरा केस डिसाइड किया गया था जिसे बांडेकर ब्रदर्स का केस कहते हैं। उसमें लिखा था कि अदालत तभी 340 सीआरपीसी के तहत कोई शिकायत भेजेगी, इंक्वायरी करती है ना, इंक्वायरी के बाद शिकायत भेजती है, कि अदालत 340 सीआरपीसी के तहत तभी शिकायत भेजेगी जब उसे लगे कि मामला पब्लिक जस्टिस को प्रभावित करने वाला है। यदि ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो दोनों पक्षों के बीच का झगड़ा था और दोनों पक्षों की ही कहासुनी एक दूसरे के बाबत हुई है, तो वह जो इंक्वायरी करने वाली कोर्ट है वह शिकायत ना भेजे तो भी गलत नहीं होगा। और तीसरा केस था यह जेम्स कुंजवाल वाला केस जो इस साल 2025 में डिसाइड हुआ था। इसमें कहा कि अदालत को पहले यह तय करना होगा कि जो कथित झूठ है उसने अदालत को गुमराह किया या नहीं किया। क्या इस झूठे बयान से और फर्जी डॉक्यूमेंट से अदालत गुमराह हुई है? झूठा एलिगेशन लगाना प्लीडिंग्स में या उसका डिनायल कर देना या कोई विवादित बात आपस में एक दूसरे पक्षों के बारे में कही जाना, ये सामान्य प्रक्रिया के हिस्से हैं और इनके आधार पर
कोई गंभीर न्यायिक एक्शन 340 सीआरपीसी के तहत नहीं लिया जा सकता है। अब आप सामान्य रूप से एक छोटी सी बात यह देखिए कि किन मामलों में 340 सीआरपीसी लागू किया जाएगा और किन मामलों में यह लागू नहीं किया जाएगा। पहले हम उन परिस्थितियों को देखते हैं जहां पर सेक्शन 195 और 340 सीआरपीसी लागू होगा। पहली ऐसी स्थिति होगी कि जब अदालत में जानबूझकर झूठी बात कही गई हो, शपथ लेकर झूठा बयान दिया गया हो और कोर्ट ने उस झूठे बयान के ऊपर अपना निर्णय टिकाया हो। तो उसमें क्या होगा कि वह जो कोर्ट है जिसके सामने झूठा बयान दिया गया है, उसने झूठे बयान के ऊपर विश्वास करके न्याय को किया है, यानी कि न्याय की प्रक्रिया प्रभावित हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि प्लीडिंग्स में नहीं होगा। प्लीडिंग्स में इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो तो न्याय में अभी आया ही नहीं है, न्याय की प्रक्रिया उससे प्रभावित नहीं हुई है। तो जहां कोई बयान दे दिया गया है और उस बयान के ऊपर आधारित कोर्ट ने अपना निर्णय टिका दिया है, तो वहां पर न्याय प्रभावित हुआ है और उसमें 340 सीआरपीसी की कार्रवाई की जाएगी। दूसरा ऐसा मामला होगा कि किसी पार्टी ने एक फोर्स डॉक्यूमेंट अदालत में पेश कर दिया, अदालत ने उसको देखा, उसके ऊपर अपना निर्णय टिका दिया। तो यह 395 एक बी पार्ट 2 का हिस्सा है और उसके अनुसार इसमें ऑफेंस कारित कर दिया गया है। अदालत गुमराह हो गई है। अदालत ने जो न्याय किया वह इस फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर प्रभावित हो गया है। इसमें भी सेक्शन 340 की कार्रवाई का आधार बनता है। हम एक दो बातें ऐसी भी देखते हैं जहां पर यह 340 की कार्रवाई लागू नहीं हो पाएगी। पहली एक ऐसी स्थिति देखते हैं कि एक झूठा दस्तावेज है, बनाया तो गया है, फोर्स्ड डॉक्यूमेंट तो है, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुआ है। अगर वह कोर्ट में पेश नहीं हुआ है तो न्यायालय ने उसके ऊपर अपना निर्णय नहीं टिकाया है, कोर्ट गुमराह नहीं हुआ है, न्याय की प्रक्रिया में वह जो डॉक्यूमेंट है वह बाधा नहीं बना है, तो इसलिए इसमें 195 और 340 सीआरपीसी लागू नहीं होंगे। यदि कोई हल्की गलती या विसंगति हो जो पार्टीज के द्वारा सामान्य विसंगति के रूप में दाखिल कर दी गई हो, तो उसमें भी 340 को लागू करने का कोई आधार नहीं होगा। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं मेडिकल लीव पर 11 दिन के लिए गया था, लेकिन जबकि वास्तव में वह 10 दिन के लिए गया था। तो ये एक हल्की सी विसंगति है जो कैलकुलेशन में किसी के भी द्वारा की जा सकती है, तो इसके आधार पर 340 सीआरपीसी की कार्रवाई नहीं की जाएगी। तीसरा जो ऐसा केस जहां पर 340 नहीं लगेगी वह है पार्टीज के द्वारा दाखिल प्लीडिंग्स। प्लीडिंग्स में क्या होता है कि एक पार्टी दूसरी के ऊपर आरोप लगाती है, झूठा है, इसने मेरे ऊपर क्रूरता की है। दूसरी पार्टी कहती है नहीं, यह झूठी पार्टी है जो क्रूरता का झूठा आरोप लगा रही है। तो दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के ऊपर ऐसी बातें कही हैं जो अभी तक कहीं प्रूव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पार्टीज के ऊपर 340 सीआरपीसी का आधार नहीं बनेगा। अब हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि जो केस आपके हाथ में है उसमें क्या 340 लगने वाली है। तो इसको आप स्वयं देखिए और 3 सवाल आप अपने आप से खुद से पूछ कर देखिए, आपको उत्तर पता लग जाएगा। पहला सवाल पूछिए, क्या झूठा बयान या फर्जी डॉक्यूमेंट अदालत में पेश किया गया था? दूसरा सवाल आप खुद से पूछकर देखिए, क्या उस झूठे बयान से या फर्जी डॉक्यूमेंट से न्याय प्रक्रिया प्रभावित हुई थी? तीसरा सवाल आप पूछेंगे, क्या वह झूठा बयान या फर्जी डॉक्यूमेंट अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा बना था? और यदि ये सारी बातें हाँ में आती हैं तो 340 सीआरपीसी की कार्रवाई बनेगी, वरना तो नहीं बनेगी। बस आप यहाँ यह भी देख लीजिएगा कि यह जो अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा बनने की बात है वह कहीं मात्र प्लीडिंग्स ना हो। प्लीडिंग्स माने जो एक पिटीशन दी जाती है, एप्लीकेशन दी जाती है, प्रिंट दी जाती है, कंप्लेंट दी जाती है, वह प्लीडिंग्स का हिस्सा होती हैं या उनका जवाब दिए जाते हैं। केवल प्लीडिंग्स के आधार पर 340 की कार्रवाई कभी भी नहीं की जाएगी। अब हम अंत में यह जानना चाहते हैं कि जिन मामलों में 340 की कार्रवाई की जानी बनती है उन मामलों में यह कार्रवाई कैसे की जाएगी। तो उसके लिए हमारे पास 2-3 स्टेप्स होते हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। पहली स्टेप कि यह कार्रवाई उस ही कोर्ट में की जाएगी जिसमें फर्जीवाड़ा हुआ था, जिसमें झूठा बयान दिया गया था या जिसमें फोर्स्ड डॉक्यूमेंट लगाया गया था, और वह इस तरह से लगाया गया था कि कोर्ट ने उस झूठे एविडेंस और फर्जी डॉक्यूमेंट के
आधार पर अपना निर्णय सुनाया हो, उसी कोर्ट में यह कार्रवाई शुरू की जाएगी। दूसरी स्टेप होगी कि जिस समय आप यह कार्रवाई कोर्ट में फाइल करेंगे, कोर्ट का अपना विवेकाधिकार होता है कि उस पर एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाए या नहीं की जाए। उसके ऊपर इंक्वायरी की जानी है या नहीं की जानी है, यह कोर्ट तय करेगा। तो कोर्ट तब तय करेगा जब आप उसके सामने सही ढंग से आर्ग्यूमेंट करेंगे और मामले को प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद आता है तीसरा स्टेप। यदि कोर्ट उस इंक्वायरी के बाद जो आपने आर्ग्यूमेंट की थी, उस इंक्वायरी करने के बाद यह पाता है कि हां फर्जीवाड़ा तो किया गया है, तो तब आपको कोर्ट को यह भी दिखाना है कि साहब इसमें 340 की कार्रवाई शुरू करनी पब्लिक इंटरेस्ट में भी है, वरना तो लोग बाग कोर्ट की प्रक्रिया का इस प्रकार से एक आम दुरुपयोग करना शुरू कर देंगे। तो आपको यह दिखाना होगा फिर कोर्ट के सामने कि इसमें कहीं ना कहीं एक पब्लिक इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है और उस पब्लिक इंटरेस्ट को एड्रेस करने के लिए आपको 340 की कार्रवाई आगे बढ़ा देनी होगी। यदि ये तीनों काम हो जाते हैं, तब इंक्वायरी करने वाला कोर्ट, ओरिजिनल कोर्ट, एक कंप्लेंट बनाकर वहां के एरिया मजिस्ट्रेट के पास इसको भेजेगा। वह एरिया मजिस्ट्रेट उस आरोपी को अपने सामने लेगा, उससे जमानत लेगा और उसके खिलाफ एक ट्रायल चलाना शुरू कर देगा, जो आईपीसी की उचित धाराओं के तहत होगा, जिसके आधार पर उस आरोपी को बाद में सजा की जा सकेगी। अगर आपको लगता है कि सामने वाले व्यक्ति ने, पक्ष ने कोर्ट में झूठ बोला है या फर्जी दस्तावेज पेश किया है, तो थाने में दौड़ने से पहले या उस संबंधित कोर्ट में दौड़ने से पहले यह जांच कर लीजिए कि क्या यह अपराध सेक्शन 195 सीआरपीसी के दायरे में आता है या 340 सीआरपीसी के दायरे में आता है। इसमें एफआईआर करवाने के लिए में आगे बढ़ना चाहिए या कोर्ट के माध्यम से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके 340 सीआरपीसी की कार्रवाई शुरू करवा देनी चाहिए। सही रास्ता अपनाया जाना चाहिए, अदालत से, कानून से, समझदारी से। इसके लिए आप इंडियन लीगल सिस्टम के पास अपनी फाइल भेजकर यह चेक करवा सकते हैं कि इस मामले में 340 सीआरपीसी की कार्रवाई की जा सकती है, उसके कानूनी आधार हैं या नहीं है। हम बहुत से लोगों की फाइल जांच करते हैं, हम आपकी फाइल की भी जांच करेंगे, आपको सही राह दिखाएंगे। आप जब हमारे मेंबर बनकर अपने केस के पीडीएफ कागजात हमको भेजेंगे तो हमारे एडवोकेट्स की टीम उन कागजात को पढ़कर आपके केस की एक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें आपके केस की वर्तमान स्थिति और संभावित भविष्य बताया जाएगा। क्रैशिंग और डिस्चार्ज पर बताया जाएगा और मेंबर्स को यह मुफ्त बताया जाएगा। आपको ध्यान यह रखना है कि पूरे केस के कागजात साफ साफ और पढ़ने योग्य हों। चादर बिछाकर मोबाइल से पीडीएफ बनाने पर उनको पढ़ना कठिन होता है। जितना पढ़ने में आसानी होगी, रिपोर्ट उतनी ही अच्छी बन पाएगी, क्योंकि पूरा ध्यान कानून पर रहेगा। केस में कोई कठिनाई आने पर या पर्याप्त कानूनी सलाह के अभाव में परेशान होने पर आप हमारी रिपोर्ट से जानकारी और स्पष्टता दोनों पा सकते हैं, बिना कोई खर्च किए हुए पा सकते हैं। बस ध्यान रहे कि कागजात पूरे भेजें और साफ व पठनीय भेजें।